हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी टेट के ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 लेक्चर को चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा के देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है झूम खेती के बारे में। कि तो हम लोग इसको देखते हैं कि झूम खेती क्या होती है। झूम खेती, इसमें जो फसल होता है तो एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। जो झूम खेती होती है तो उसमें जब एक फसल पैदा हो जाती है तो उसको काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसमें खेती नहीं किया जाता है। इस जगह जो बाँस या जंगल उग आते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। जो झूम खेती होती है तो वहाँ पे एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं किया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ बाँस या फिर जंगल उग आते हैं, तो उस जो भी जंगल या बाँस जो भी पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उनको ऐसे ही उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि उनको ऐसे ही गिरा करके जला दिया जाता है। और ये जो राख होता है ये ज़मीन में खाद का काम करता है। अगला पॉइंट है, जब इस ज़मीन पर खेती करना होता है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्का सा हिला करके बीज छिड़क दिया जाता है। जब इस ज़मीन पर खेती करने की बारी आती है तो इस ज़मीन को फिर से जोता नहीं जाता है और ज़मीन पे जो मिट्टी होती है, मिट्टी को ही थोड़ा सा हिला करके बस उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। और फिर अगला पॉइंट है कि जो झूम खेती होती है इसमें एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां बोए जाते हैं। और फसल के समय भी अनचाहे घास को उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गिरा दिया जाता है ताकि वह मिट्टी में मिल जाए। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। जो झूम खेती होती है तो उसमें एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई हो गई, सब्जियां, ये सब जितनी भी ज़रूरत के जो उनके सामान होते हैं तो वे एक ही खेत में बोते हैं। और फसल के समय भी जो जैसे घास उग आते हैं तो उनको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उनको ऐसे ही गिरा करके और उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि वो जो घास है वो सड़ करके एक तरह से मिट्टी को उपजाऊ बना सके। अगला पॉइंट है कि झूम खेती की मुख्य फसल कौन सी है। तो झूम खेती की मुख्य फसल चावल है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि झूम खेती की जो मुख्य फसल है यह चावल है। और झूम खेती कहाँ पे प्रचलित है भारत में। तो झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, जैसे कि हो गया असम, हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इधर के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं तो इन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये झूम खेती ये अधिक प्रचलित है। अगला पॉइंट है कि वहाँ पर फसल पकने पर एक खास तरह का त्यौहार मनाया जाता है। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहाँ पे कि झूम खेती होती है तो वहाँ पे जब फसल पक जाता है तो वहाँ पे एक खास तरह का त्यौहार मनाया जाता है और लोग इस त्यौहार में नाच करते हैं। जब ये त्यौहार मनाते हैं तो इसमें एक खास तरह का नाच करते हैं जिसे कि चेराओ नाच कहा जाता है। उस नाच को क्या कहा जाता है तो उसको चेराओ नाच कहा जाता है। इस नाच में बाँस की डंडी को लेकर के ज़मीन पर पीटा जाता है। जो चेराओ नाच किया जाता है तो उसमें लोग बाँस की डंडी को लेकर के ज़मीन पर पीटते हैं। तो इस तरह से वे इस नाच को करते हैं। और जो ये नाच है तो ये फसल के पकने के खुशी में वहाँ पे मनाया जाता है। तो इसको फसल का जो ये त्योहार का नाम है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये फसल पकने पर मनाया जाता है। और वहाँ पे जब इस फसल के पकने पर नाच किया जाता है तो उसको चेराओ नाच कहा जाता है। अगला पॉइंट है मिजोरम के बारे में कि मिजोरम में कितने प्रतिशत लोग जंगलों से जुड़े हैं। तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। जो मिजोरम में जितनी भी जनसंख्या है तो वहाँ पे उस जनसंख्या का 3/4 जो लोग हैं ये जंगलों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है कि ग्रेगर जान मेंडल कहाँ के निवासी थे। तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की और इन्होंने प्रयोग किस पर किया तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। जो ग्रेगर जान मेंडल थे
इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और ये निवासी कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अगला पॉइंट है कि अलग-अलग स्थान पर स्कूल जाने के कौन-कौन से साधन होते हैं। जैसे कि भारत में हर जगह पे जो अलग-अलग राज्य हैं, तो वहाँ पे जैसी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पे उसी तरह के साधन हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे असम के बारे में दिया है कि असम में किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो असम में बच्चे बाँस और रस्सी से बने पुल से स्कूल जाते हैं। जो असम है, वहाँ पे बहुत सारा पानी बरसता है, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाँस के पेड़ भी उगाए जाते हैं। तो वहाँ पे असम में जो बच्चे होते हैं, ये बाँस और रस्सी से बने पुल से स्कूल जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये असम में है। असम में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये बाँस और लकड़ी की सहायता से पुल बनाए गए हैं, तो इन्हीं पुल से होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला पॉइंट है कि फिर लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। तो ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्रॉली का प्रयोग स्कूल जाने के लिए लद्दाख में किया जाता है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये ट्रॉली है। इसमें बच्चे जो पहाड़ी एरिया होती है, तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे किस तरह से जा रहे हैं, बीच में पानी है, बल्कि बीच में पानी जैसे कि नदी है, तो इसको नदी को किस तरह से पार कर रहे हैं? तो ये ट्रॉली की मदद से पार कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो इसमें है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। लद्दाख में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको स्कूल पहुँचने के लिए नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, जो नदियाँ होती हैं, वे खूब चौड़ी और गहरी नदियाँ होती हैं और नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। इन दोनों ही नदियों के आर-पार पहाड़ियों से मजबूत लोहे की रस्सी बाँध दी जाती है और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस करके बंधी रहती है। ट्रॉली, जो कि लकड़ी से बना झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है और इस जो ट्रॉली होती है, इसमें 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठते हैं और पहुँच जाते हैं नदी के उस पार। तो इस ट्रॉली में जो 4-5 बच्चे हैं, वे इस ट्रॉली में बैठते हैं और नदी के एक पार से दूसरे पार तक वो पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से लद्दाख में बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रॉली है, तो यहाँ पे बच्चे इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं और इस पार यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रस्सी की मदद से, जो वहाँ पे लोहे की मजबूत रस्सी होती है, तो इन रस्सी से ये एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। तो इस तरह से लद्दाख में जो बच्चे होते हैं, ये ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। अगला पॉइंट है फिर केरल के बारे में कि केरल में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो बल्लम, जिसको कि लकड़ी की छोटी नाव कहते हैं, मतलब कि लकड़ी की जो छोटी नाव होती है, तो उसको केरल में बल्लम कहा जाता है। इस बल्लम में केरल में बच्चे बैठ कर के स्कूल जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी की नाव है, इसको वहाँ पे बल्लम कहा जाता है और इसमें बच्चे बैठ कर के नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, जिसको कि लकड़ी की छोटी नाव होती है, उसी को बल्लम कहा जाता है, उसी में बैठ कर के स्कूल तक पहुँचते हैं। तो बल्लम से बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? तो बल्लम, जो कि लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, तो उसमें बैठ कर के बच्चे केरल में स्कूल जाते हैं। और अगला पॉइंट है फिर राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान जो है, ये एक रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ पे ऊँटों की संख्या बहुत ही अधिक होती है, तो यहाँ पे बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठ कर के स्कूल जाते हैं। जो राजस्थान है, यहाँ पे बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठ कर के स्कूल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये ऊँट गाड़ी है और इसमें बच्चे बैठ कर के स्कूल जाते हैं। इसमें दिया है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर-दूर तक रेत ही नज़र आती है। जो राजस्थान है, वहाँ पे थार का मरुस्थल पाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो वहाँ रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ दूर-दूर रेत ही नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठ कर के स्कूल कहाँ जाते हैं? तो बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठ कर के राजस्थान में स्कूल जाते हैं।
इन चीज़ों से यही दिखाया गया है कि भारत में कितनी सारी विविधताएँ हैं। जैसे अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियाँ क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, तो उन्हीं के अनुरूप जो बच्चे होते हैं, तो ये उन्हीं के अनुरूप बच्चे स्कूल जाने के साधन का उपयोग करते हैं। जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हैं, तो उसी तरह का ये बच्चे स्कूल जाने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है कि बैलगाड़ी से मैदानी इलाकों में बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बैलगाड़ी से कहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं? तो बैलगाड़ी से बच्चे मैदानी इलाकों में स्कूल जाते हैं। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो उत्तराखंड में बच्चे पथरीले ऊबड़-खाबड़ रास्तों से स्कूल जाते हैं। जो उत्तराखंड राज्य है, वह एक पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ पे बच्चे ऊबड़-खाबड़ रास्तों से, पथरीले इलाकों से स्कूल जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पे जो रास्ता है बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और पथरीला इलाका है, तो यहीं से बच्चे स्कूल जाते हैं। इसमें दिया है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर-दूर तक ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में तो रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जैसे कि जो शहरों में रहते हैं या मैदान में रहते हैं, तो उनको देख कर के लगेगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं, इनको बार-बार, रोज़-रोज़ आते-जाते इनको आदत हो गया है। तो ये जब भी स्कूल जाते हैं, तो ये पहाड़ी इलाकों को जल्दी-जल्दी से पार करके चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एकदम अच्छे से कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको किसी और सोर्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अगले दिन कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।